इंट्रोडक्शन। जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव रह जाते हैं और कुछ दिमाग की उन यादों में जहां हम अकेले में मुस्कुराते हैं। आपने फिल्मों में और किताबों में कई स्टोरी सुनी होंगी, पर आज मैं आपको कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं सुनाने वाली। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी अपनी जिंदगी के किसी किस्से से बहुत मिलती जुलती लगेगी। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ हक पूरा है, फिक्र पूरी है, पर कोई नाम नहीं है। ये कहानी निकली है सच्ची बातों से, आधी रात को किए गए उन मैसेजेस से और उस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से। तो अगर आप सफर में हैं या अकेले अपने कमरे में बैठे हैं तो आराम से पीछे टेक लगा लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ संबलपुर की सड़कों पर। पेश है 2 किलोमीटर की दूरी, अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, डिस्टेंस एंड टाइमिंग। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें हर चीज पर एक टैग चिपकाने की आदत पड़ गई है। पर सच बताऊं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत फीलिंग इन टैग्स और लेबल्स के बीच वाले खाली स्पेस में छुपी होती है। ये कहानी उसी खाली स्पेस की कहानी है। कुछ रिश्ते उस अधूरी छूटी हुई चाय की तरह होते हैं जिसे आप जल्दबाजी में पूरा नहीं पी पाते, पर उसकी मिठास दिन भर आपकी जुबान पर रुकी रहती है। उन रिश्तों में ना कोई एनिवर्सरी मनाई जाती है, ना घुटनों पर बैठकर कोई आई लव यू बोला जाता है, पर जब बात हक जताने की आती है तो वो किसी पक्के वादे से कम नहीं होते। 2 किलोमीटर की दूरी किसी हीरो हीरोइन की एपिक बॉलीवुड स्टोरी नहीं है। ये उन 2 लोगों की कहानी है जो एक दूसरे के लिए कंफर्म्ड ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के 60 रुपए का हिसाब मजाक में रखते हैं। ये उस लड़की की कहानी है जो गुस्से में पब्लिक से पिटवाने और हार्पिक पिलाने की धमकी देती है, पर अंदर से इतनी नरम है कि एक आई मिस यू में अपना पूरा दिल खोल कर रख देती है। और ये उस लड़के की कहानी है जो आधी रात को ठीक 2 किलोमीटर दूर खड़ा होकर भी उस दोस्ती की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उसके लिए उस लड़की का कंफर्ट दुनिया की किसी भी रोमांटिक मीटिंग से बड़ा है। इसे पढ़ते हुए शायद आप मुस्कुराएंगे, शायद आपको अपना वो दोस्त भी याद आएगा जैसे आपकी आज बात भी ना होती हो, पर उसकी झूठी कसम खाने में आज भी आपकी जान निकल जाती है। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए या फिर ट्रेन की विंडो सीट पकड़ लीजिए। हम चलते हैं संबलपुर की उन सड़कों पर जहां 2 दोस्त बस 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। चैप्टर 1, संबलपुर जंक्शन। जिंदगी में कुछ रिश्तों की कोई फाइल नहीं होती और उन पर दोस्ती या प्यार का कोई लेबल नहीं चिपका होता। वो बस होते हैं सुकून की तरह। इन रिश्तों में कोई एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती, कोई आई लव यू नहीं बोला जाता, पर सच पूछो तो इन बेनाम रिश्तों में जो हक और जो फिक्र होती है ना, वो किसी भी ऑफिशियल रिश्ते से कहीं ज्यादा होती है। साहिल और डिम्पल का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था। एक ऐसी दोस्ती जिसमें इश्क जैसी फिक्र थी, पर बिना किसी कमिटमेंट के बोझ के। संबलपुर रेलवे जंक्शन के बाहर जब साहिल ने अपना पहला कदम रखा तो उसे एक अजीब सी घबराहट और खुशी एक साथ महसूस हुई। ओडिशा की वो दोपहर थोड़ी गर्म थी, पर साहिल के लिए ये शहर आम नहीं था। आज तक जो संबलपुर उसके लिए सिर्फ गूगल मैप का एक छोटा सा हिस्सा या एक 6 डिजिट का पिन कोड था, वो आज अचानक से उसकी सांसों में घुल रहा था। ये डिम्पल का शहर था। ओए साहिल, कितनी देर वहां खड़ा रहेगा? चल जल्दी, अपनी कार आ गई होगी। विक्रम भैया की कड़क आवाज ने साहिल को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लिया। विक्रम भैया उन लोगों में से थे जिनके लिए जिंदगी एक स्केड्यूल है। उनका संबलपुर आने का मकसद सिर्फ एक क्लाइंट मीटिंग और बिजनेस डील थी। उनकी स्ट्रिक्टनेस के आगे साहिल की बोलती वैसे ही बंद हो जाती थी जैसे प्रिंसिपल के आगे बैक बेंचर की। वो तो बस एज अ फ्री असिस्टेंट अपने भैया के पीछे पीछे यहाँ तक आ चला आया था। स्टेशन के बाहर उन्हें मिश्रा जी मिले, विक्रम भैया के एक पुराने दोस्त के ड्राइवर जो उन्हें होटल छोड़ने आए थे। कहाँ जाना है भैया? मिश्रा जी ने पूछा। पांडा कॉम्प्लेक्स के आगे जो नया होटल है वहां, विक्रम भैया ने अपना बैग कार में रखते हुए कहा। कार चल पड़ी। साहिल विंडो सीट पर बैठा बाहर देख रहा था। सड़क पर चलते हुए हर स्कूटी वाली लड़की में उसे एक पल के लिए डिम्पल की झलक दिख जाती थी। मिश्रा जी की कार जिस रास्ते से गुजर रही थी वहां आसपास कई हॉस्टल्स थे। भैया, ये एरिया स्टूडेंट लोगों का है, इधर आगे लड़कियों का बड़ा हॉस्टल भी है और थोड़ा आगे मार्केट। मिश्रा जी ने आसपास की जगहों के बारे में बताना शुरू किया।
हॉस्टल वर्ड सुनते ही साहिल के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने चुपके से अपना गूगल मैप्स खोला, होटल की लोकेशन से डिम्पल के हॉस्टल की दूरी चेक की। स्क्रीन पर लिखा आया 2.1 किलोमीटर्स, 7 मिनट्स ड्राइव। साहिल का गला सूख गया। वो लड़की जिसे वो रोज फोन पर घंटों अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करता था, वो इस वक्त उससे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। डिम्पल को इस बात की भनक तक नहीं थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब आप किसी के इतने करीब होते हैं तो उनसे कुछ छुपाते क्यों हैं? जवाब बड़ा आसान है, खोने का डर। साहिल ने डिम्पल को अपने आने की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था। उनका रिश्ता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं था कि वो हक से बोल दे, मैं नीचे खड़ा हूँ, आजा। डिम्पल सैसी थी, मुंहफट थी और अपने टर्म्स पर जीती थी। साहिल को लगा कहीं डिम्पल ये ना सोचे कि ये स्टॉकर की तरह यहाँ क्यों चला आया, या कहीं वो इस अचानक आने से अनकंफर्टेबल ना हो जाए। उन दोनों के बीच एक बहुत ही कच्चे धागे वाला कंफर्ट जोन था और साहिल उसे किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहता था। दोपहर के 3 बज चुके थे। होटल के कमरे में एसी चल रहा था। विक्रम भैया नहाकर बेड पर लेटे ही किसी क्लाइंट की एक्सेल शीट चेक करते करते गहरी नींद में सो गए थे। साहिल अकेले विंडो के पास बैठा था। उसे पता था डिम्पल इस वक्त क्लास से आकर थक कर सो रही होगी। उसकी आदत थी दोपहर में एक लंबी नींद लेने की। साहिल का दिल कर रहा था कि वो कुछ करे, ऐसे ही इस शहर से वापस थोड़ी चला जाएगा बिना उसको तंग किए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ दिन पहले बातों बातों में डिम्पल ने कहा था, मैंने तो एक बार चॉकलेट दी थी, आपने एक बार भी नहीं दी। साहिल के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसको पता था कि संबरपुर के इस एरिया में ज़ेप्टो या ब्लिंकिट इतनी जल्दी काम नहीं करते, पर उसने बिग बास्केट ट्राई किया। उसने ऐप खोला, कार्ट में 25 और 30 वाली 2-2 किटकैट ऐड की। डिलीवरी एड्रेस में लिखा बीबी पांडा कॉम्प्लेक्स, डिम्पल का एड्रेस। पेमेंट हुई, ऑर्डर कंफर्म। डिलीवरी टाइम 30 मिनट्स। साहिल की हालत उस वक्त उस बच्चे की जैसी थी जिसने स्कूल की बेल बजने से पहले किसी के बैग में पटाखा रख दिया हो और अब बस उसके फटने का इंतजार कर रहा हो। वो इमेजिन कर रहा था कि डिम्पल नींद से उठेगी, चॉकलेट देखेगी और सोचेगी कि आखिर इस अनजान शहर में उसके लिए किसने चॉकलेट भेजी। करीब 3:30 बजे डिलीवरी वाली एजेंट का लोकेशन डिम्पल के हॉस्टल के बाहर दिखने लगा। साहिल ने डिलीवरी वाले को स्ट्रिक्टली मैसेज कर दिया था, भैया वो सो रही होगी, 2 से 5 मिनट रुक जाइएगा, ठीक से कॉल कीजिएगा। पर साहिल को ये नहीं पता था कि डिम्पल की नींद आम नींद नहीं होती, वो थकान के मारे एकदम लाश बनकर सोती है। डिलीवरी वाले ने पहला कॉल किया, नो आंसर। दूसरा कॉल, नो आंसर। तीसरा कॉल, नो आंसर। साहिल अपने होटल के कमरे में फोन पकड़े टेंशन में बैठा था। उठा ले पागल लड़की, वो धीरे से बड़बड़ाया, पर फोन स्क्रीन पर अचानक स्टेटस चेंज हुआ, ऑर्डर कैंसिल्ड, कस्टमर अनरीचेबल। साहिल ने अपना माथा पीट लिया। उसकी सारी प्लानिंग, सारा सरप्राइज पानी में चला गया था। एक तो इतनी मुश्किल से उसने दूर बैठे बैठे ऑर्डर अरेंज किया और इस लड़की की नींद ने सब बर्बाद कर दिया। अब बस शाम का इंतजार था जब डिम्पल की आंख खुलेगी और उसे पता चलेगा कि उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से 9-10 मिस्ड कॉल्स पड़े हैं। चैप्टर 2, 9 मिस्ड कॉल्स और एक लाश। फिल्मों में सरप्राइजेज एकदम परफेक्ट होते हैं। हीरो गिफ्ट भेजता है, बैकग्राउंड में एक रोमांटिक गाना बजता है और हीरोइन गिफ्ट खोलते खुशी से झूम उठती है। पर रियल लाइफ की स्क्रिप्ट ऐसी कहाँ होती है? यहाँ किस्मत, नींद और कुरियर वाले तीनों का अपना एक अलग ही मूड होता है। और जब किसी की नींद कुंभकर्ण जैसी हो तो दुनिया का हर सरप्राइज फ्लॉप होना तय है। शाम के 6:29 बज चुके थे। होटल के कमरे में एसी की हल्की आवाज के अलावा पूरी शांति थी। विक्रम भैया अभी भी अपने लैपटॉप में घुसे हुए कुछ टाइप कर रहे थे। साहिल अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ फोन की स्क्रीन घूर रहा था। उसका 110 रुपए का बिग बास्केट ऑर्डर फेल हो चुका था और उसे बस इंतजार था कि कब कुंभकर्ण की नींद खुलेगी और रिएक्शन आएगा। अचानक फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई, व्हाट्सएप पॉपअप, डिम्पल। साहिल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, साहिल क्या हुआ? पता नहीं, कोई कॉल किया था, मैं सोई थी 3 बजे के आसपास। डिम्पल, बहुत बार कॉल आया था, एक नंबर से 9 बार और एक नंबर से 3 बार। डिम्पल, मैं कॉल बैक की अभी उठ के। साहिल ने होठ दबाकर अपनी हंसी रोकी। 9 और 3 टोटल 12 कॉल्स। एक डिलीवरी वाले के सब्र का पूरा इम्तिहान ले लिया था इस लड़की ने। उसको पता था कि डिम्पल जब सोती है तो वो सो नहीं रही होती, वो एकदम लाश बन जाती है। सुनामी आ जाए पर डिम्पल की नींद नहीं खुल सकती थी।
साहिल ने अनजान बनते हुए एकदम मासूमियत से टाइप किया, इतना कौन कर सकता है, कोई पार्सल तो नहीं था? डिम्पल अभी भी कंफ्यूजन में थी। उसका दिमाग और नींद दोनों साथ में प्रोसेस कर रहे थे। तो वो बोल रहा था बिग बास्केट से ऑर्डर था, मैंने सारे ऐप चेक कर लिए, कहीं भी नहीं है मेरा ऑर्डर। ओह हाँ, पार्सल वाला होगा। तो फिर कैसे, किसी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? जब कोई आपसे पूछता है कि किसी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या और साथ में हंसने वाला इमोजी लगाता है, तो दरअसल वो हंस नहीं रहा होता, वो बस एक उम्मीद के टूटने से पहले खुद का ही मजाक उड़ा लेता है ताकि बाद में बुरा ना लगे। साहिल का दिल क्या कि अभी बोल दे कि हाँ मैंने भेजा था, 2 किलोमीटर दूर बैठा हूँ तुम्हारे, पर नहीं, अभी राज खोलने का वक्त नहीं आया था, अभी थोड़ा और खेलना था। डिलीवरी नंबर गलत डाल दिया होगा किसी ने, हो सकता है। वो आदमी बोल रहा था उसका एजेंट कॉल किया था शायद, वो 9 बार वहीं किया था, फिर 3 बार वो किया, मैं तो उठाई ही नहीं। साहिल ने एक डीप ब्रेथ ली। हाँ फिर वहीं बिग बास्केट वाला होगा, कौन भेजेगा मेरे लिए भला? इस एक लाइन ने साहिल को थोड़ा ठहरा दिया। कौन भेजेगा मेरे लिए भला? इस छोटी सी लाइन में एक अजीब सा अकेलापन था। डिम्पल ऊपर से कितनी भी बिंदास, सैसी और मुंहफट दिखती हो, पर अंदर से वो एक ऐसी लड़की थी जिसे कभी लगता ही नहीं था कि कोई उसके लिए बिना वजह एफर्ट्स डाल सकता है। वो हमेशा अपने आसपास एक दीवार बनाकर रखती थी, और आज जब किसी ने उस दीवार के उस पार कुछ भेजने की कोशिश की तो उसके दिमाग ने उसे रॉन्ग नंबर मान लिया। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या पता तुम्ही ने ऑर्डर किया होगा, भूल गई होगी नींद की वजह से, तो दिखता है ना ऑर्डर में। कोई ना, छोड़ो, अब आएगा तो ले लेना अगर प्रीपेड वाला होगा तो। हाँ वो बोला कैंसिल कर दिया, आपका कॉल नहीं लगा तब। हाँ छोड़ो अब। डिम्पल ने आगे दिमाग लगाना बंद कर दिया, उसके लिए ये केस क्लोज हो चुका था। साहिल ने भी रिलीफ की सांस ली कि चलो सस्पेंस अभी भी बचा हुआ है। तभी कमरे की खिड़की पर एक जोर की आवाज आई। साहिल ने पर्दे हटाकर बाहर देखा। संबलपुर के आसमान में काले बादल घिर आए थे। मौसम अचानक से बदल गया था और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें पड़ने लगी थी। फोन दोबारा बज उठा। अभी बारिश हो गई, मेरे कपड़े भीग गए, उठाना भूल गई थी। क्या पता कौन था, जाने दीजिए। साहिल खिड़की के पास खड़ा था। उसने उस शहर की बारिश को देखते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस किया। वो एक ही आसमान के नीचे उसी बारिश को देख रहे थे। डिम्पल वहां हॉस्टल की छत से कपड़े उतार रही थी और साहिल यहाँ होटल की खिड़की से उसी बारिश को महसूस कर रहा था। उसने टाइप किया, हमारे यहाँ भी मस्त मौसम है, खूब बिजली चमक रही है और मस्त हवा चल रही, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं पानी की। दुनिया का सबसे खूबसूरत झूठ वो होता है जो आप तब बोलते हैं जब आप उसी शहर की हवा में सांस ले रहे होते हैं, उसी बारिश की आवाज़ सुन रहे होते हैं, पर सामने वाले को लगता है कि आप हजारों किलोमीटर दूर हैं। ऐसा लगता है जैसे आप उनकी जिंदगी के उसी हिस्से में एक अनजान बनकर टहल रहे हों। डिम्पल, ठीक है मैं आती हूँ, बाय। साहिल ने फ़ोन लॉक किया और मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया। बाहर बारिश तेज हो रही थी। डिम्पल के पास आज रात बात करने के लिए एक नया टॉपिक आ गया था। उसको पता था कि अब जब रात होगी और डिम्पल पूरी तरह फ्री होकर फोन उठाएगी तो बातें इस फ्लॉप सरप्राइज से आगे बढ़कर जिंदगी के कुछ और पन्नों तक जरूर जाएंगी। और वही हुआ। रात गहरी हो रही थी और उस बेनाम रिश्ते की एक नई लेयर खुलने वाली थी। चैप्टर 3, मैं हमेशा गलत इंसान चुनती हूँ। रात के 12 बजे के बाद इंसान के अंदर का फिलोसोफर अपने आप जाग जाता है। दिन के शोर में जिन यादों को हम इग्नोर कर देते हैं, रात के सन्नाटे में वही यादें हमें घेरने लगती हैं। जिंदगी में सबसे भारी बोझ किसी सीमेंट की बोरी का नहीं होता, बल्कि उन अधूरे रिश्तों और पास्ट की गलतियों का होता है जिन्हें हम चाहकर भी अपने दिमाग से उतार नहीं पाते। रात के 12:02 बज चुके थे। संबलपुर में दोपहर की बारिश के बाद अब ठंडी हवा चल रही थी। होटल के कमरे में विक्रम भैया घोड़े बेचकर सो चुके थे और उनके खर्राटों की आवाज़ किसी पुराने डीजल इंजन जैसी लग रही थी। साहिल अपने बेड पर कंबल ओढ़े बैठा था। स्क्रीन लाइट अप हुई। डिम्पल, क्या कर रहे हैं? खाना हुआ? साहिल ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ हो गया, तुमने खाया? डिम्पल, ये एक स्माइली बहुत खतरनाक होती है। जब एक लड़की ठीक से खाना ना खाए और ऐसी फेक स्माइली भेजे तो समझ लियो मामला गड़बड़ है। साहिल को गुस्सा आया, आज भी? तो खाती क्यों नहीं हो? पता चला कि डिम्पल ने बाहर से कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ी सी चना मुढ़ी और सब्जी खाकर पेट भर लिया था, चावल तक नहीं खाए थे। किसी पर हक जताने के लिए उसको रोज देना जरूरी नहीं होता। उसके ठीक से खाना ना खाने पर जो चिड़चिड़ाहट होती है ना, वो किसी भी रोज से ज्यादा सच्ची होती है।
साहिल ने उसे डांटते हुए कहा, घर कॉल करूं कल? तो डिम्पल डर कर बोली, मत कीजिए, खा लूंगी कल। फिर पता चला कि डिम्पल को दिन में पेन भी हो रहा था, जिसके लिए वो अभी तेल से मालिश कर रही थी। साहिल का दिल थोड़ा नर्म पड़ गया। वो लड़की जो बाहर से इतनी स्ट्रांग बनती थी, अकेले हॉस्टल में अपने दर्द और अकेलेपन से खुद ही लड़ रही थी। रात धीरे धीरे 1:40 AM की तरफ बढ़ गई और इस सन्नाटे में डिम्पल के दिमाग का ओवरथिंकिंग वाला बटन ऑन हो गया। डिम्पल, साहिल, एक बात पूछूं? साहिल, क्या? डिम्पल, अभी एक वीडियो देखी गीता सार वाला। कर्म को समझना इंसानी दिमाग से बाहर है। ऐसा जो होता है अच्छे के साथ बुरा होता है हमेशा, पर वो कर्म के फल होते हैं पहले के भी। वो तो बस हिसाब बराबर होता है ताकि क्लियर हो जाए सब। साहिल समझ गया था कि बात सिर्फ गीता या कर्म की नहीं है, बात उस टूटे हुए विश्वास की है जो डिम्पल अभी तक ढो रही थी। इंसान फिलॉसफीज का सहारा तब लेता है जब रियलिटी बहुत ज्यादा दर्द देने लगती है। जब हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, तो हम कर्मा की थपकी देकर अपने दिल को सुलाने की कोशिश करते हैं। डिम्पल का दुख धीरे धीरे बाहर आने लगा। वो अपने पास्ट के बारे में बात करने लगी। उसका पहला रिश्ता अमन और उसके बाद अवॉइड करने के चक्कर में किए गए गलत फैसले, अंकित, रवि और विकास। डिम्पल, मैं हमेशा गलत इंसान चुन लेती हूँ। गलत इंसान चुनने में तालीम मिल गई है मुझे, चाहे वो अमन हो, अंकित, रवि या विकास। साहिल ने थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए लिखा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता मैं भी गलत हूँ? डिम्पल, अब तक तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना है। इसे एक लाइन ने साहिल को पूरी तरह से झकझोर दिया। डिम्पल खुद को ब्लेम कर रही थी। वो अभी तक उस पास्ट रिलेशनशिप के मैरिज प्लान्स और टूटे हुए सपनों का बोझ उठा रही थी। डिम्पल, गलती मेरी ही है। मैं उससे शादी के सपने देख बैठी थी, वो नहीं देखा था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले से ही सोच रखा था, बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, या बनाऊंगी भी तो उसी से शादी करूंगी। पर मैं कैसे भूल जाऊं वो मेहंदी में उसका नाम, हर एक प्रार्थना में उसका नाम, शिवरात्रि के व्रत। साहिल के पास इन बातों का कोई प्रैक्टिकल सल्यूशन नहीं था। और सच तो ये है, रोते हुए इंसान को सल्यूशन चाहिए भी नहीं होता। उसे बस एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जो सुने, जज ना करे और कहे, मैं यहाँ हूँ। साहिल ने वही किया। बिना किसी जजमेंट के उसने एज अ ट्रू फ्रेंड उसे संभाला। कोई बात नहीं, होता है, लाइफ में सब कुछ हमारे फेवर में नहीं होता, एंड इट्स ओके। डिम्पल, पता है, अब ना सारी पास्ट वाली बात याद आएगी और उसी को लेके मत बैठो। बस इतना सोचो, जो हुआ ठीक ही हुआ। इसीलिए पहले से ज्यादा कुछ प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त वो नहीं जो आपसे कहे कि तुम रोना बंद करो, बल्कि वो है जो कहे, तू रो ले, मैं यहाँ बैठा हूँ, पर खुद को गलत मत ठहरा। दोस्ती किसी रिपेयर शॉप की तरह नहीं होती जहाँ टूटे दिलों की मरम्मत हो। दोस्ती एक सेफ हाउस होती है जहाँ आप अपने टूटे हुए टुकड़े आराम से रख सकते हैं। डिम्पल साहिल की बातों को सुन रही थी। उसके अंदर का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा था। वो लड़की जिसके आसपास इतने लोग आए और गए, उसे आज पहली बार फील हुआ कि किसी ने उसे सच में बिना किसी शर्त, बिना किसी फायदे के सुना है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चली और उसने अपने दिल की सबसे सच्ची बात टाइप कर दी। डिम्पल, I apologize for my past behavior with you and thanks for being with me. I think now I've found my real best friend. Dimple, will you ever break my trust? साहिल ने डीप ब्रेथ ली। एक स्क्रीन के इस तरफ बैठे हुए उस पर इतना बड़ा भरोसा किया जा रहा था। ये उसके लिए किसी GF-BF वाले कमिटमेंट से कहीं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोमेंट था। साहिल ने कहा, पागल, ट्रस्ट नहीं, गुस्सा आया तो हड्डी तोड़ सकता हूँ, बच के रहना। उसने ह्यूमर से इमोशनल माहौल को लाइट किया। फिर एक सीरियस डांट लगाते हुए लिखा, अब उठक बैठक कराऊंगा, ज्यादा नहीं सोचते डिम्पल, ठीक है? डिम्पल ने गहरी सांस ली और टाइप किया, ठीक है। दोनों के बीच की वो हैवी हवा अब थोड़ी हल्की हो चुकी थी। साहिल ने उस रात डिम्पल की रूह को छू लिया था, बिना उसे टच किए, बिना उसके सामने हुए। पर साहिल अभी भी सैटिस्फाइड नहीं था। उसे डिम्पल के चेहरे पर वो पुरानी बिंदास वाली मुस्कान वापस चाहिए थी, और उसे लाने के लिए अब उसे एक नई जिद पकड़नी थी। चैप्टर 4, जिद्दी मुस्कान और स्नैप। जिंदगी में रोना बहुत आसान होता है। टूटे हुए दिल को तसल्ली देना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर रोते हुए इंसान का ध्यान भटकाने के लिए उसको एक बेकार सा, वाहियात सा जोक मारकर हंसाना, उसमें औकात लगती है। असली दोस्त वो नहीं होता जो आपके रोने पर आपको टिश्यू पेपर दे। असली दोस्त वो होता है जो आपकी रोते हुए इतनी बेइज्जती करे कि आप अपना दुख भूलकर उसे गालियां देने लग जाओ।
रात के 3:29 हो चुके थे। डिम्पल की बातों से उसके दर्द का बोझ तो हल्का हो गया था, पर उसकी बातों में अभी भी एक ठहराव था, एक उदासी थी। साहिल को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो जानता था कि अगर डिम्पल इस स्टेट ऑफ माइंड में सोई तो सुबह उठकर फिर से उसी लूप में फंस जाएगी। साहिल ने अपना टोन चेंज किया। एक स्ट्रिक्ट पर केयरिंग दोस्त वाले अवतार में उसने टाइप किया, साहिल चलिए अब हंसिए डिम्पल, बहुत हो गई इमोशनल बातें। पर डिम्पल का दिमाग अभी भी उन्हीं पुरानी गलियों में अटका था। डिम्पल, पर मैं कैसे भूल जाऊं वो मेहंदी में उसका नाम, हर एक प्रार्थना में उसका नाम, शिवरात्रि के व्रत। जब कोई अपने पास्ट में अटका हो तो उसे लॉजिकल बातें समझ नहीं आती। वहां लॉजिक नहीं, थोड़ी सी जिद काम आती है। साहिल ने फैसला कर लिया था कि आज वो अपनी इस फ्रेंड को ऐसे उदास तो नहीं छोड़ेगा, वो चाहे उससे कितनी ही दूर हो। खैर, टेक्निकली वो इस वक्त सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, पर डिम्पल के लिए तो वो किसी और ही शहर में था। फिर भी उसकी मुस्कान पर हक तो साहिल का ही बनता था। साहिल, अभी मैं जिद करूंगा आपके साथ, बहुत हो गई ओवर थिंकिंग, बहुत हो गई इमोशनल बातें, चलिए फटाक से हंसी, अब रियल वाली स्नैप भेजिए हंसकर। डिम्पल थोड़ा सकपकाई, रात के 3-3:15 बजे स्नैप? अंधेरा है। साहिल, बैक कैमरा से फ्लैश ऑन करके, चलिए जल्दी जल्दी। डिम्पल एक्सक्यूजेस देने लगी, कभी कहा आप वीडियो कॉल कर लो, तो कभी बेड पर अच्छी फोटो नहीं आ रही ये बोला। साहिल को शक हुआ, रोई हो? डिम्पल, पहले रोती थी अब नहीं रो रही। साहिल ने एक डीप ब्रेथ ली। पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, पर उसने एक ऐसी लाइन टाइप की जिसने उस हैवी इमोशनल माहौल को एकदम से ध्वस्त कर दिया। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो सिर्फ एक पागल दोस्त ही मार सकता है। आपको पता है आप प्रेग्नेंट हो ना? दुखी रहोगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। स्क्रीन के उस तरफ डिम्पल, जो पिछले आधे घंटे से फिलोसॉफिकल और सैड जोन में थी, इस टेक्स्ट को पढ़ते ही उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। कहाँ की गीता, कहाँ का पास्ट और कहाँ का अमन। उसने जोर से अपनी हंसी दबाई ताकि रीमा न उठ जाए। डिम्पल, नहीं हो प्रेग्नेंट, बच्चे का बाप कौन है? साहिल, ज्यादा मत सोच यार, कुछ नहीं होगा। और यही वो मोमेंट होता है जब आपको रियलाइज होता है कि आपको उस इंसान की सच में जरूरत है। एक आम इंसान आपसे पूछेगा क्या हुआ, पर एक सच्चा दोस्त आपसे कुछ भी बोल देगा। ऐसी बातें सिर्फ वही कर सकता है जिसे इस बात का डर ना हो कि आप उसे जज करेंगे। माहौल अब पूरी तरह से लाइट हो चुका था। डिम्पल के अंदर का वो डर, वो अकेलेपन की फीलिंग अब जा चुकी थी। उसको समझ आ गया था कि साहिल जैसा दोस्त उसके पास है तो उसे किसी पास्ट के बोझ को ढोने की जरूरत नहीं है। उसने फाइनली एक्सेप्ट किया कि अमन को भुलाने के चक्कर में उसने रवि, अंकित और विकास जैसे लोगों से बात करके कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। डिम्पल अमन को अवॉइड करने के लिए 3 और ट्रैप में पड़ गई थी। साहिल ने छेड़ते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही लोगों से बात करती थी। डिम्पल ने एक मैच्योर प्रॉमिस किया, एक ऐसी लाइन लिखी जिसने साहिल को तसल्ली दे दी कि वो अब ठीक है। हर इंसान की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, मैं किसी को कंपेयर नहीं करूंगी और मेरे पास्ट को फ्यूचर या प्रेजेंट को खराब करने नहीं दूंगी। साहिल मुस्कुराया, उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। हाँ, और सैड नहीं होना, रोना नहीं तो उठक बैठक कराऊंगा, सोच लेना। दोनों के बीच पिछली रात की बातें होने लगी जब डिम्पल एकदम नहीं सोई थी। साहिल, कल एकदम से नहीं सोई थी ना, तभी पार्सल वाले का कॉल नहीं उठा। डिम्पल, मैं लाश बन गई थी, ऐसी ही पड़ी थी, सुनैना कितना कॉल की, गेट ठोकी, फिर भी मैं नहीं उठी। साहिल बैल्कनी की तरफ देखते हुए मुस्कुराया, अगर तुझे पता चल जाए कि वो पार्सल वाला मेरे पास ही खड़ा था तो तेरी ये लाश वाली नींद अभी उड़ जाएगी। घड़ी में 4 बजने वाले थे। कमरे की खिड़की से बाहर आसमान का रंग हल्का सा बदलने लगा था। साहिल को नींद तो नहीं आ रही थी, पर उसके दिमाग में एक टाइमर चल रहा था। सांबलपुर में उसका काम खत्म होने वाला था, 1 दिन का वक्त और बचा था। एक तरफ ये लड़की थी जो उसको अपना अच्छा दोस्त मान चुकी थी, जो उससे अपने सारे डर बांट रही थी, और दूसरी तरफ साहिल था जो उससे अपना सबसे बड़ा राज छुपाए बैठा था कि वो हजारों किलोमीटर दूर नहीं बल्कि इसी हवा में सांस ले रहा है। दिल करता है सब कुछ सच बोल दे इंसान, पर पता नहीं किस रिएक्शन का डर हमेशा जुबान या उंगलियों को रोक लेता है। पर जिंदगी भर का पछतावा लेने से बेहतर है एक पल का रिस्क ले लेना। साहिल ने फोन लॉक किया। उसको पता था कि अगली शाम जब वो आमने सामने यानी चैट या कॉल पर आएंगे तो वो कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं करेगा, वो एक ऐसी बॉम्ब फोड़ेगा जिसके बाद सांबलपुर की हवा में एक अलग ही तूफान आएगा। चैप्टर 5, लाइव लोकेशन और 2 किलोमीटर। जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बोझ बन जाते हैं।
और जब आप किसी अपने से वो राज छिपाते हैं तो डर इस बात का नहीं होता कि वो गुस्सा करेंगे। डर इस बात का होता है कि कहीं वो ये ना सोच लें कि उनकी जगह आपकी ज़िंदगी में इतनी छोटी कैसे हो गई कि उन्हें सच बताना ज़रूरी नहीं समझा गया। अगले दिन रात के 10 बज चुके थे। अगली सुबह 10:40 की ट्रेन से साहिल और विक्रम भैया को वापस निकलना था। संबलपुर का उनका बिजनेस ट्रिप लगभग पूरा हो चुका था। साहिल अपने बेड पर बैठा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पिछले 48 घंटों से एक इतना बड़ा झूठ अपनी दोस्त से बोला था, या यूं कहें कि सच छिपाया था, कि अब अंदर ही अंदर गिल्ट उसको खा रहा था। डिम्पल को पता नहीं था, पर साहिल ने मन ही मन तय कर लिया था कि यहाँ से वापस ऐसे चुपचाप तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। चाहे जो हो जाए, जाने से पहले वो अपना ये सच डिम्पल के सामने जरूर रखेगा। ठीक 10:15 पर फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। डिम्पल का ही मैसेज था। उसने नॉर्मल बातों से शुरुआत की, पर साहिल का दिमाग कहीं और चल रहा था। उसको राज खोलना था, पर सीधे सीधे नहीं। उसने थोड़ा शर्लॉक होम्स वाला सस्पेंस बनाने का सोचा। साहिल, डिम्पल एक बात बताओ, उस दिन जब तुम्हें वो कॉल्स आए थे तो उस पार्सल वाले ने तुम्हें कितनी बार फोन किया था? डिम्पल, बताया तो था, एक नंबर से 9 बार और दूसरे से 3 बार। क्यों? साहिल, खुद सोचो पागल लड़की, कोई भी पार्सल वाला 2-3 बार कॉल करता है और ऑर्डर कैंसिल मार्क करके निकल जाता है। वो 9-10 बार वही डिलीवरी वाला कॉल करता है जिसके पास खड़ा होकर कोई उसको फोर्स कर रहा हो, भैया प्लीज एक बार और ट्राई कीजिए, नहा रही होगी, काम कर रही होगी, सो रही होगी, उठ जाएगी। मैसेज भेजते ही साहिल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसको पता था इस वक्त डिम्पल का दिमाग किस स्पीड से चल रहा होगा। स्क्रीन पर थोड़ी देर तक टाइपिंग आता रहा, फिर रुक गया, फिर वापस टाइपिंग आया। डिम्पल, क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहिल, डिम्पल, उसके साथ मैं भी वहां आया था। मैं ही उससे इतना कॉल करवा रहा था ताकि तुम सरप्राइज हो जाओ, लेकिन तुम्हारी नींद। हॉस्टल के उस बिखरे हुए कमरे में डिम्पल बेड पर पलक झपकाना भूल गई थी। क्या साहिल मजाक कर रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हजारों किलोमीटर दूर अपने शहर में बैठा था। डिम्पल, बकवास मत कीजिए, कुछ भी बोलते हैं आप। साहिल को पता था कि डिम्पल इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसने अब डिटेल्स देना शुरू किया। अच्छा, तो मुझे कैसे पता पैंडा कॉम्प्लेक्स के बाहर कल कितना पानी भरा था, या उसके थोड़ा आगे नुक्कड़ वाली दुकान पर कौन सी चाय मिलती है? डिम्पल का दिमाग चकराया, पर उसने अपने अंदर की डिटेक्टिव को जिंदा रखा। डिम्पल, ये सब तो कोई भी इंटरनेट से देखकर बता सकता है, गूगल मैप्स पर। बड़े आए मुझे बेवकूफ बनाने वाले। कभी कभी सच इतना खूबसूरत और इतना अचानक होता है कि इंसानी दिमाग उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसे एक मजाक मानने लगता है। हम खुश होने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये झूठ निकला तो दिल वापस टूट जाएगा। साहिल हंस पड़ा। उसकी डिम्पल सच में बहुत जिद्दी थी। अब वक्त आ गया था सबसे बड़ा पत्ता फेंकने का। अच्छा जी, तो फिर लाइव लोकेशन भेजूं अपनी? डिम्पल ने रिप्लाई किया। भेजिए, देखती हूँ इंटरनेट से कैसे लाइव लोकेशन भेजते हो। साहिल ने व्हाट्सएप पर अटैच आइकन पर क्लिक किया, लोकेशन सिलेक्ट किया और लाइव लोकेशन टैप कर दिया। मैसेज सेंड। स्क्रीन के उस तरफ जैसे ही डिम्पल ने उस ब्लू डॉट पर क्लिक किया, मैप खुल गया। उसने मैप को थोड़ा जूम आउट किया। एक डॉट दिखा रहा था यू, यानी कि उसका हॉस्टल, और ठीक उसके थोड़ा आगे एक और डॉट दिखा रहा था साहिल। नीचे लिखा था डिस्टेंस 2.1 किलोमीटर्स। डिम्पल की सांसें जैसे रुक सी गई थी। उसने आंखें मसलकर वापस देखा। 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर। जो दोस्त उसे लगता था कि किसी दूसरे प्लेनेट पर बैठा है, वो पिछले 2 दिन से उसके शहर की हवा में सांस ले रहा था। वो हॉस्टल के दरवाजे पर खड़ा था कल उस चॉकलेट के साथ। डिम्पल, साहिल, डिम्पल, ये क्या है? आप यहाँ हो मेरे बगल में, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? उसकी बातों में शौक था, सरप्राइज था, गुस्सा था और बहुत सारी खुशी थी। साहिल ने सुकून की सांस ली। राज बाहर आ चुका था और अब वो बोझ खत्म हो गया था। साहिल, हाँ यही हूँ, भैया के साथ एक बिजनेस काम था तो आ गया। सोचा बिना बताए सरप्राइज दूंगा, पर मेरी किस्मत ही खराब है कि पार्सल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। माहौल एकदम से 180 डिग्री घूम गया था। अब वहाँ कोई पास्ट की बातें, फिलॉसफी या रोना धोना नहीं था। अचानक से उस ऑनलाइन वाली कच्ची दोस्ती में एक सॉलिड रियल लाइफ फील आ चुकी थी। साहिल, तो छोड़ो ये सब झूठ सच, ये बताओ कल क्या खिलाओगी मुझे, कहाँ घुमाओगी? साहिल ने ठेठ हक जताते हुए पूछा। डिम्पल अभी भी उस शॉक से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आप थे यहाँ कल? आप वहाँ खड़े थे? हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और आप बोल रहे हो खिलाओगी क्या?
दोनों ने लगातार 15 मिनट तक बस इसी बात पर बहस की कि साहिल ने बताया क्यों नहीं और डिम्पल उस चॉकलेट को लेकर कितनी केयरलेस थी। बातों में मिलने की, खाने की, घूमने की एक्साइटेड प्लानिंग चल ही रही थी कि अचानक कमरे में एक कड़क आवाज गूंजी। ओए साहिल, कितनी देर उस ब्राइट स्क्रीन को घूरेगा? अंधेरे में लाइट चुभ रही है आंख में। फोन रख और सो जा चुपचाप, कल सुबह पैकिंग भी करनी है। विक्रम भैया ने करवट लेते हुए डांट लगाई। साहिल एकदम से सहम गया। हाँ भैया, बस अलार्म लगा रहा था। उसने फोन की ब्राइटनेस एकदम 0 की और ब्लैंकेट अपने सर के ऊपर खींच लिया। उसने ब्लैंकेट के अंदर से डिम्पल को मैसेज किया, डिम्पल, भैया जाग गए और डांट रहे हैं, सोने बोल रहे हैं, मैं व्हाट्सएप से रिप्लाई करता हूँ, धीरे धीरे। और फिर उस छोटी सी फोन की स्क्रीन और एक भारी ब्लैंकेट के अंधेरे के बीच इन दोनों दोस्तों की वो आधी रात वाली बातचीत शुरू हुई, जिसने उनके इस बेनाम रिश्ते की एक ऐसी नींव रखी जिसे शायद वक्त भी कभी नहीं मिटा पाता। चैप्टर 6, ऐसे छिपके थोड़ी रहते। रिश्तों में सबसे मीठी लड़ाई वो होती है जहाँ गुस्सा इस बात का नहीं होता कि तुमने गलती की, बल्कि इस बात का होता है कि तुमने मुझ पर अपना हक नहीं जताया। जब कोई आपसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो वो दरअसल ये कह रहा होता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितना तुम सोचते हो। कंबल के अंधेरे में फोन की स्क्रीन किसी चिराग की तरह जल रही थी। विक्रम भैया के खर्राटों के बीच साहिल अपनी धड़कनें साफ सुन सकता था। रात के 11:15 बज चुके थे, पर उस 2 किलोमीटर की दूरी को मापने के बाद अब नींद इन दोनों दोस्तों के दिमाग से कोसों दूर जा चुकी थी। डिम्पल का दिमाग इस वक्त एक साथ 2 ट्रैक्स पर चल रहा था। एक तरफ इस पागल लड़के के अचानक पास होने की बेनतहा खुशी थी और दूसरी तरफ एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन। स्क्रीन पर डिम्पल का मैसेज फ्लैश हुआ। डिम्पल, इतने दिन रहे तब बता देते तो कितना टाइम स्पेंड कर सकते थे। इस एक लाइन में डिम्पल की वो सारी शिकायत, वो हक और वो अधूरापन था जो वो बोलना चाहती थी। साहिल को अब समझ आ रहा था कि उसने सरप्राइज के चक्कर में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। कभी कभी हम किसी को ऑकवर्ड होने से बचाने के चक्कर में उन्हें हर्ट कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें स्पेस दे रहे हैं, पर असल में हम उनसे वो मोमेंट छीन रहे होते हैं जो सिर्फ उनका था। साहिल की उंगलियां कीबोर्ड पर थोड़ी धीमी पड़ गईं। उसने वही सच लिख दिया जो पिछले 2 दिन से उसके दिमाग में चल रहा था। साहिल, मुझे लग रहा था तुम अनकंफर्ट फील करोगी। डिम्पल ने तुरंत रिप्लाई किया, लग गए, बोलना तो चाहिए था। डिम्पल, मिलने आते तो मुझे ही बोलते ना, ऐसे छिपके थोड़ी रहते। कंबल के अंदर एक पल के लिए साहिल की सांसें ठहर सी गईं। ऐसे छिपके थोड़ी रहते। इन 5 शब्दों ने उसके सारे डर, सारी इनसिक्योरिटीज को धोकर रख दिया था। उस लड़की ने, जिसे वो लगातार सोच रहा था कि कहीं बाउंड्री ना क्रॉस हो जाए, उसने खुद आगे बढ़कर उस बाउंड्री को मिटा दिया था। डिम्पल ने इनडायरेक्टली कह दिया था कि मेरे शहर में आए हो तो सबसे पहले मुझसे मिलने का हक बनता था। साहिल के पास इस हक का कोई शब्दों वाला जवाब नहीं था। उसने चुपचाप 2 हग वाले इमोजी भेज दिए। एक स्क्रीन के इस तरफ कोई अपने डर से आजाद हो रहा था और दूसरी तरफ कोई आधी रात को इस अचानक आए तूफान से अपनी धड़कनें संभाल रहा था। पर रियलिटी की घड़ी हमेशा चल रही होती है। खुशी और शौक का फेज थोड़ा सेट हुआ तो दोनों को वक्त की कमी का एहसास हुआ। साहिल की ट्रेन सुबह 10:40 की थी। डिम्पल, फिर कल मिलना है या फिर कभी? मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। साहिल, कल कितनी क्लास है? स्किप हो सकता है। साहिल को पता था डिम्पल पढ़ाई को लेकर कितनी स्ट्रिक्ट है, पर उसने फिर भी ट्राई किया। डिम्पल, 8:45। अरे नहीं, कल तो बोले हैं जरूर आना, नहीं कर सकती मिस। डिम्पल का दिमाग कैलकुलेशंस कर रहा था। अगर वो सुबह उठकर मिलने आई भी तो क्लास से पहले बस 10-15 मिनट मिल पाएंगे। डिम्पल, और अभी तो जल्दी होगा, बस जाऊंगी और आऊंगी, मजा नहीं आएगा, बहुत जल्दी हो गया। साहिल, हाँ। एक अजीब सी चुप्पी छा गई उस चैट में। दोनों को पता था कि इतने पास होकर भी अभी मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था और 10-15 मिनट की भागम भाग वाली मुलाकात दोनों ही नहीं चाहते थे। फिर डिम्पल ने एक ऐसी बात लिखी जिसने साहिल के अंदर एक नया ही जोश भर दिया। कभी मेरे लिए आइएगा। डिम्पल, सिर्फ मेरे लिए, कोई काम या किसी के साथ, किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। ये किसी गर्लफ्रेंड की डिमांड नहीं थी, ये एक ऐसी दोस्त का हक था जो मानती थी कि उसकी जगह उस लड़के की जिंदगी में किसी ऑफिशियल काम या बिजनेस ट्रिप से कहीं ज्यादा ऊपर है। साहिल, जो ठीक से लेटकर चैट कर रहा था, अचानक उठकर बैठ गया। सिर्फ मेरे लिए?
उसको लगा कि अभी वापस चला गया तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और नहीं होगी। एकदम से बिना ज्यादा सोचे समझे साहिल ने एक वाइल्ड कार्ड फेंक दिया, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके बारे में उसने 5 मिनट पहले तक नहीं सोचा था। रुक जाऊं 2-4 दिन? डिम्पल के चेहरे पर एक छोटी सी पर बहुत साफ मुस्कान आ गई। उसने अपने हक का पूरा इस्तेमाल करते हुए लिखा, हो सकता है मेरे लिए। साहिल ने मुस्कुराकर फोन बेड पर रखा और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। डिम्पल तो मान गई थी, पर अब इस रात के अंधेरे में सबसे बड़ा विलन वो नहीं था। सबसे बड़ा विलन था वो कड़क आवाज वाला बड़ा भाई जो ठीक उसके बगल वाले बेड पर खर्राटे ले रहा था। प्लान तो बन गया था कि रुकना है, पर इस प्लान को विक्रम भैया के गले से नीचे कैसे उतारना है ये साहिल को नहीं पता था। चैप्टर 7, सिर्फ मेरे लिए आना। दोस्ती का सबसे अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम वही है जहां हिसाब तो पूरा रखा जाए पर उसे चुकाने की कभी डिमांड न हो, और जब बात किसी अपने की हो तो टिकट कैंसिल कराने के 60 रुपए भी एक प्यारा सा मजाक बन जाते हैं। रात के 1:26 बज रहे थे। कमरे में एसी की आवाज के बीच साहिल की धड़कनें अपनी अलग ही धुन बजा रही थी। उसने जो वाइल्ड कार्ड फेंका था, रुक जाऊं 2-4 दिन, उस पर डिम्पल ने एक बहुत ही सॉलिड पर मीठी सी शर्त रखी थी। हो सकता है मेरे लिए, कोई काम या किसी के साथ, किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। इन 3 शब्दों सिर्फ मेरे लिए में कितना वजन था। ये गर्लफ्रेंड वाली जिद नहीं थी, ये एक ऐसी दोस्त का हक था जो मानती थी कि उसकी जगह साहिल की जिंदगी में किसी ऑफिशियल बिजनेस ट्रिप से कहीं ऊपर है। साहिल खिड़की की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। उसने टाइप किया, और कुछ तो नहीं है, अब भैया का काम तो हो गया है। डिम्पल का दिमाग कैलकुलेशंस कर रहा था। वो लड़का सच में उसके लिए अपना प्लान चेंज करने को तैयार था। डिम्पल, वो बोले तो क्यों रुक रहा है, क्या हुआ ये वो, भैया क्या बोलेंगे? साहिल, नहीं बोलेंगे, बोल दूंगा दोस्त से मिलना है, वो ऐसे नहीं है। डिम्पल को थोड़ी तसल्ली हुई, पर उसे पता था कि एक और प्रॉब्लम है। डिम्पल, कल की टिकट हो गई है क्या? साहिल, हाँ। डिम्पल, फिर? साहिल, फिर क्या कैंसिल? 60 रुपीज चार्ज लगेगा। डिम्पल बेड पर लेटी लेटी जोर से हंस पड़ी। पूरा प्लान सेट हो रहा है, लड़का अपनी ट्रेन छोड़ने को तैयार है और इसको 60 रुपए की पड़ी है। डिम्पल, इतना करोगे आप मेरे लिए? साहिल, 60 रुपए? तुम दे देना। कभी कभी हम कितने अजीब होते हैं ना। एक तरफ हम सामने वाले के लिए अपना पूरा स्केड्यूल, अपनी ट्रेन, अपना टिकट, सब कुछ बदल देने को तैयार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ उनसे 60 रुपए मांगने का दिखावा करते हैं ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम उनके लिए कितना कुछ दांव पर लगा रहे हैं। डिम्पल ने भी हंसी भेज दी। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो डिम्पल अपने प्रैक्टिकल अवतार में वापस आई। अगर साहिल संडे तक रुकता है तो घूमना कहाँ है? आमतौर पर ऐसी सिचुएशंस में फैंसी कैफेज या मॉल्स का प्लान बनता है, पर डिम्पल हमेशा से अलग थी। उसको दिखावा नहीं, सुकून चाहिए था। डिम्पल, समलेश्वरी टेम्पल ही चलेंगे, पास है आपसे, भोग खा लीजिएगा, बहुत मस्त लगता है लंच की जगह। ज्यादा जगह प्लान नहीं करेंगे, एक ही जगह ज्यादा टाइम देंगे। साहिल ये पढ़कर बस स्क्रीन घूरता रह गया। एक ही जगह ज्यादा टाइम देंगे? कितनी सुलझी हुई लड़की थी वो। उसको शहर घूमने का शौक नहीं था, उसको साहिल के साथ वो मिस्ड टाइम कवर करना था। एक शांत मंदिर, प्रसाद का भोग और घंटों बैठकर बातें करना, इससे बेहतर और क्या हो सकता था? पर जैसे जैसे प्लान पक्का हो रहा था, दोनों के अंदर का डर और नर्वसनेस भी बढ़ रही थी। साहिल, घबराहट नहीं हो रही तुम्हें? डिम्पल, वो क्यों? साहिल, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन दोस्त से मिलना। डिम्पल, तो क्या हुआ, कभी तो मिलना ही था, अभी ही सही। डिम्पल के इस क्लियर जवाब ने साहिल को थोड़ी हिम्मत दी, पर डिम्पल भी अंदर से नर्वस थी। डिम्पल, थोड़ा तो लग रहा है, मैं वीडियो कॉल भी नहीं की थी, फिर अभी करना स्टार्ट कर दी, ऐसे ही मिलूंगी तब लगेगा। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, आप रुक पाओगे, मिल पाओगे? साहिल ने सच बताना ठीक समझा, थोड़ा नर्वस, थोड़ा दिल में धक धक। डिम्पल ने छेड़ते हुए कहा, फिर आप चले जाइए, नेक्स्ट टाइम आइएगा। साहिल, भगाओगी? डिम्पल, हाँ, निकालिए। ये प्यारी सी नोकझोंक चल ही रही थी कि साहिल ने सडनली टॉपिक शिफ्ट किया। रात के 1:43 हो चुके थे। कल मिलने का प्लान ऑलमोस्ट सेट था, पर साहिल के अंदर का वो ऑकवर्ड लड़का अभी भी सवाल कर रहा था। आखिर किसी अनजान शहर में आधी रात को एक लड़की उसे इतने हक से कल मिलने का, मंदिर में भोग खाने का प्लान कैसे दे सकती है? साहिल, डिम्पल, ट्रस्ट है मुझ पर,
मतलब फर्स्ट टाइम मिलेंगे और इतना सब कुछ, जैसे कितनी बार मिल चुके हो। डिम्पल, जिसकी आंखें की पलकें भारी हो रही थी, ने थोड़ा सैसी रिप्लाई दिया, बेहोशी की दवा देकर गलत करना चाहते हो क्या मेरे साथ प्लान करके। साहिल घबरा गया। उसने जल्दी से बात संभाली, नहीं, क्या मैं इतना ट्रस्ट डिजर्व करता हूँ। डिम्पल ने बिस्तर पर करवट ली। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। उसने बिना ज्यादा सोचे अपने दिल की बात सीधे लफ्जों में रख दी, डिम्पल, मैं अंधी हूँ, आपको तो पता ही है। हाँ, इतना ट्रस्ट डिजर्व करते हैं। साहिल के दिल को जैसे किसी ने ठंडे पानी की छींटे दे दी हों। एक सुकून था। उसको उस हाँ ने दुनिया भर की तसल्ली दे दी थी। पर प्लान बन चुका था, लेकिन उस प्लान का रिमोट कंट्रोल विक्रम भैया के हाथ में था, जो अभी भी खर्राटे ले रहे थे। सुबह उठकर उन्हें मनाना था। जिंदगी कोई मूवी तो थी नहीं। साहिल जानता था कि अगला दिन आसान नहीं होगा। चैप्टर 8, रियलिटी का अलार्म और भैया। रात हमेशा इंसान को उम्मीद देती है, क्योंकि अंधेरे में रियलिटी थोड़ी धुंधली हो जाती है और सपने पूरे होते हुए लगते हैं। पर सुबह की रोशनी बड़ी जालिम होती है। वो आते ही जिंदगी का प्रैक्टिकल अलार्म बजा देती है। जिंदगी मूवीज की तरह नहीं चलती, जहां हीरो आखिरी मिनट पर भागकर ट्रेन रोक ले। रियल लाइफ में तत्काल की ट्रेन टाइम पर आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा उन अधूरे प्लान्स पर भारी पड़ती हैं। संबलपुर के आसमान में सूरज निकल चुका था। साहिल की आंखों में रात भर ना सोने की वजह से एक अजीब सी जलन थी। पिछले कई घंटों से वो इस 10 बाय 10 के होटल के कमरे में बस टहल रहा था। उसने दिमाग में एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी कि विक्रम भैया को कैसे मनाना है। भैया, मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, भैया संडे को चलते हैं। उसने हर पॉसिबल डायलॉग अपने मन में रिहर्स कर लिया था। सुबह के 6:30 बजते ही कमरे में विक्रम भैया की आवाज़ गूंजने लगी। वो अपना बैग पैक कर रहे थे और किसी क्लाइंट से फ़ोन पर पेमेंट के सिलसिले में बात कर रहे थे। उनकी दुनिया में डेडलाइंस थीं, मीटिंग्स थीं और एक्सेल शीट्स थीं, और साहिल की दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक 2 किलोमीटर दूर बैठी हार्पिक पिलाने वाली लड़की थी। साहिल ने बेड के किनारे बैठकर एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, अभी नहीं पूछा तो रास्ते भर इस बात का पछतावा रहेगा। भैया, साहिल की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। विक्रम भैया ने फ़ोन कान से हटाई बिना उसकी तरफ देखा। वो, मैं सोच रहा था कि एक दिन और रुक जाएं क्या, संडे को निकलते हैं। साहिल ने एक ही सांस पे बोल दिया। विक्रम भैया ने पहले फ़ोन पर क्लाइंट को, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, बोलकर फ़ोन काटा। फिर उन्होंने साहिल को ऐसे देखा जैसे उसने सुबह सुबह संस्कृत में गाली दे दी हो या कोई एलियन भाषा बोल दी हो। एक दिन और रुक जाएं, दिमाग खराब है तेरा। भैया की आवाज़ में गुस्सा कम और शौक ज्यादा था। 10:40 की ट्रेन है और अब ठीक 2 घंटे पहले तो बता रहा है कि रुकना है। साहिल ने नजरें चुराते हुए जमीन की तरफ देखा। वो, एक दोस्त इधर ही रहता है, कल रात ही पता चला, तुम मिल लेते। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो दोस्ती से मिलना कोई वैलिड रीजन नहीं होता जिसके लिए कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल की जाए। वहाँ दोस्ती इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से तोली जाती है। भैया ने बैग की चेन बंद करते हुए एक प्रैक्टिकल और स्ट्रिक्ट लेक्चर शुरू कर दिया, जो कि टेक्निकली बिल्कुल ठीक था। पहले बोलना चाहिए था ना, अगर 2 दिन पहले पता होता तो कुछ एडजस्ट कर लिया जाता या कोई घूमने का ही प्लान बना लेते। अब इतनी जल्दी कैसे होगा? क्या करेंगे इधर 3-4 दिन रुककर? वहाँ घर पर और ऑफिस में भी काम पेंडिंग है, एक दिन तो जाने में लगेगा। चुपचाप नहा ले और बैग पैक कर। फैसला आ चुका था। जब लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी सामने खड़ी हूँ तो वहाँ एक दिन और रुक जाओ जैसी बचकानी जिद का कोई वजूद नहीं बचता। बड़े भाई की बात काटने की या उनसे जिद करने की हिम्मत साहिल में थी नहीं। साहिल वापस बेड पर बैठ गया। उसकी सारी प्लानिंग, वो समलेश्वरी मंदिर जाने का ख्वाब, वो भूख खाने की बात, सब उस चेन बंद होते बैग के अंदर कैद हो गया था। उसको लगा डिम्पल कितना गुस्सा करेगी। उसने कल रात फालतू में ही उसको उम्मीद जगाई थी। उसको डर लगने लगा कि अब वो क्या मुंह दिखाएगा। ठीक 7:34 AM पर साहिल की फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। डिम्पल का मैसेज था, गुड मॉर्निंग। साहिल का दिल बैठ गया। उसको 8 बजे उठाना था, पर वो लड़की खुद पहले उठ गई थी। शायद मिलने की एक्साइटमेंट ने उसे भी सोने नहीं दिया था। साहिल ने कांपते हाथों से मैसेज खोला। वो जानता था कि इस गुड मॉर्निंग के बाद जो वो टाइप करेगा वो इस खूबसूरत रात और प्लान पर ठंडा पानी डाल देगा, पर रियलिटी यही थी और अब सामना तो करना ही था। चैप्टर 9, रीमा का फेयरवेल और कैंसिल्ड प्लान। हॉस्टल की सुबह और किस्मत के फैसलों में एक अजीब सी समानता होती है।
दोनों कभी आराम से नहीं आते, हमेशा शोर मचाते हुए आपकी नींद तोड़ देते हैं। और जब आपकी किस्मत और आपकी टाइमिंग का आपस में झगड़ा चल रहा हो तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वो बस एक लंबा सा टेक्स्ट टाइप करता है, अपनी मजबूरी लिखता है और अपनी उम्मीदों को वहीं बैकस्पेस दबाकर मिटा देता है। ठीक 7:34 AM पर साहिल की स्क्रीन पर डिम्पल का मैसेज आया था। गुड मॉर्निंग। साहिल का दिल बैठ गया। उसको डिम्पल को उठाना था, पर वो खुद पहले उठ गई थी। साहिल ने एक भारी सांस ली और कांपते हाथों से रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग डिम्पल, क्या कर रही हो? डिम्पल का रिप्लाई आया, अभी ब्रश करके आई हूँ। वो रीमा मेरा बाल बना दे बोल के उठा दी। डिम्पल, उसके सीनियर को फेयरवेल दे रहे हैं आज, तो ये भी रेडी होकर जा रही है इसलिए। डिम्पल के कमरे में इस वक्त एक अलग ही तूफान आया हुआ था। रीमा, उसकी रूममेट, आईने के सामने खड़ी होकर आईलाइनर सेट कर रही थी। कॉलेज में सीनियर्स का फेयरवेल था और रीमा के पास दुनिया भर की टेंशन थी, साड़ी की प्लीट से लेकर बालों के कर्ल तक। और इधर बेचारी डिम्पल, जिसको ठीक से नींद भी नहीं आई थी, आधी नींद में बॉबी पिन पकड़े रीमा के नखरे उठा रही थी। साहिल के पास अब बातें घुमाने का वक्त नहीं था। उसने सीधे वही लिख दिया जो उसके अंदर एक बोझ बनकर बैठा था। बहुत बुरा लग रहा, भैया बोले और पहले बोलना चाहिए था। कोई प्लान भी नहीं है, क्या करेंगे 3-4 दिन? उधर भी काम है, 1 दिन जाने में लगेगा। अब इतना जल्दी कैसे होगा? 2 घंटे में ट्रेन है। मैसेज भेजते ही साहिल ने आंखें बंद कर लीं। उसको लगा अब डिम्पल गुस्सा करेगी, कहेगी कि तुमने कल रात फालतू में उम्मीद क्यों जगाई? मैं बोल ही रही थी कि मत रुको। पर डिम्पल तो डिम्पल थी। वो आम लड़कियों जैसी कहाँ थी जो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लें। जब आप किसी से बेइंतहा जुड़ जाते हैं तो आप उनकी सिचुएशन को खुद से पहले रखकर सोचते हैं। सच्चा कनेक्शन इसमें नहीं है कि कोई आपके लिए दुनिया से लड़ जाए, बल्कि इसमें है कि जब कोई आपके लिए कुछ ना कर पाए तो आप उसे इस बात का गिल्ट न फील होने दे। डिम्पल ने एकदम शांति और मैच्योरिटी से रिप्लाई किया, अरे कोई नहीं, वैसे भी काम से आए थे, भूल जाइए मैं यहाँ भी रहती हूँ, ज्यादा मत सोचिए आप। एक लाइन, बस इस एक लाइन ने साहिल को पूरी तरह से डिसार्म कर दिया था। डिम्पल गुस्सा होने के बजाय उसे तसल्ली दे रही थी। डिम्पल, ये बड़ी बात नहीं है, जब हमें मिलना होगा हम कैसे भी करके मिल लेंगे, अभी संयोग में ही है, एक दिन जरूर मिल लेंगे। साहिल कमरे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वो रात भर इस संयोग को बनाने के लिए जागा था। मैं सोया ही नहीं, सोच रहा था कब सुबह हो, भैया से पूछूं, नींद ही नहीं आई। साहिल का दिमाग अभी भी उन इमेजिनरी डेट्स को प्रोसेस कर रहा था। इंसान की फितरत है, जो छीन लिया जाता है वो उसकी पूजा करने लगता है। कोई ऐसी जगह होती, बोन फायर करो और रात को बैठकर चाय और कुछ बातें, या छत या बालकनी पर चाय। डिम्पल ने हेयरपिन सेट करते हुए स्क्रीन देखी और उसकी हंसी छूट गई। कहाँ की बोन फायर और कहाँ की छत? मेरे घर नहीं है, मेरा तो घर ही नहीं है, रेंट पर रहते हैं। यही तो खूबसूरती थी डिम्पल की। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो रोमांटिक बातों में बह जाए। वो खुली आंखों से सपने देखती थी और जानती थी कि किराए के मकान में बोनफायर नहीं, गैस स्टोव पर बनी अदरक वाली चाय ही किस्मत में होती है। वक्त तेजी से भाग रहा था। 8:05 हो चुके थे। डिम्पल की क्लास 8:45 की थी और 40 मिनट बचे थे। अचानक साहिल के अंदर की बेचैनी ने एक आखिरी कोशिश की। क्या 10 मिनट के लिए मिला जा सकता था? डिम्पल, चाय पी सकते हैं क्या अभी? डिम्पल के हाथ रुक गए। कहाँ आओगे? साहिल की धड़कन तेज हो गई। होटल से बाहर निकलकर किसी टपरी पर मिलने में कितना ही वक्त लगता। 2 मिनट रुको, बाइक देख लूं। 2 मिनट। साहिल भागकर बगल वाले कमरे की तरफ गया जहां उनके लोकल होस्ट और भैया थे। पर वहां किस्मत ने एक बार फिर अपना खेल दिखा दिया। कमरा खाली था। भैया और वो लोकल अंकल किसी को कुछ देने के लिए बाइक लेकर निकल चुके थे। बिना गाड़ी के इस शहर के अनजान रास्तों पर इस कम वक्त में डिम्पल तक पहुंचना नामुमकिन था। ढीले पड़ चुके कंधों के साथ साहिल वापस बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। उसने हार मानते हुए मैसेज भेजा, वो जो भैया के यहाँ रुके हैं ना, उनको कुछ देना था, तो विक्रम भैया पता नहीं कहाँ क्या लेने गए हैं। उसका आखिरी मौका भी छूट गया था। डिम्पल समझ गई थी कि अब कोशिश करना बेकार है। उसने हालात को संभालते हुए लिखा, अच्छा हाँ, कोई नहीं, कभी और हो जाएगा सब कुछ, अब बस इंतजार कीजिए और भूल जाइए अभी के लिए। मैं यहाँ हूँ और आप भी। जब आप किसी से दूर जा रहे होते हैं तो भूल जाओ कहना सबसे आसान लगता है, पर इस पर अमल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दिमाग कहता है मूव ऑन करो, पर दिल वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छूटी हुई ट्रेन का वेट कर रहा होता है। साहिल ने एक सैड स्माइल के साथ टाइप किया, 11 बजे के बाद भूलूंगा।
डिम्पल रेडी हो चुकी थी, रीमा फेयरवेल के लिए निकल चुकी थी, ब्रेकफास्ट करने का वक्त हो गया था। मिलने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई थी। पर क्या इस नाकामी ने उनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस ला दिया था? नहीं, असली दोस्ती तो वो होती है जहां उदासी के ठीक 5 मिनट बाद दोनों एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दे। चैप्टर 10 बीच बाजार में थप्पड़। दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो उदासी को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। जब दो लोग सच में एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो अपने टूटे हुए प्लान्स का शोक मनाने के बजाय उन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों से मजाक का एक नया महल खड़ा कर लेते हैं। सच्चा कंफर्ट फैंसी रोमांटिक डेट्स में नहीं होता, वो तो इस बात में होता है कि आप सामने वाले की किस हद तक बेइज्जती कर सकते हैं और वो बुरा भी नहीं मानेगा। सुबह के 8:16 हो चुके थे। डिम्पल अपनी क्लास के लिए ऑलमोस्ट रेडी थी और ब्रेकफास्ट ले आई थी। मिलने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, पर कॉन्वर्सेशन अभी भी चल रही थी। दोनों ने एक अनकहे अग्रीमेंट के तहत कैंसिल हुए प्लान के दुख को साइड में रख दिया था और अपने असली टॉम एंड जेरी वाले अवतार में वापस आ गए थे। साहिल जो बिस्तर पर गिरा पड़ा था, उसके चेहरे पर अब उदासी की जगह एक मुस्कान थी। उसने माहौल को बिल्कुल हल्का करने के लिए टाइप किया, साहिल, पैसे सेव करना स्टार्ट कर दो, बच गए नहीं तो खूब खर्चा करवाता आपसे। डिम्पल ने आईने में अपना दुपट्टा ठीक करते हुए आंख घुमाई और बड़ी बेशर्मी से रिप्लाई किया, ब्ला ब्ला ब्ला। साहिल को अब उसको छेड़ने में मजा आ रहा था। वो जानना चाहता था कि अगर वो सच में आज मिलते तो डिम्पल उसके साथ कैसा बिहेव करती। साहिल, सच में क्या? अगर मैं कुछ खाने के लिए बोलता, कहीं चलने के लिए बोलता तो मना कर देती? डिम्पल का दिमाग एक स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर या देसी मम्मी की तरह चलता था जब बात साहिल की आती थी। उसने तुरंत उस इमेज को क्लियर किया। हाँ, बच्चे ही अभी नहीं खाते हैं, यहाँ नहीं जाते, चुपचाप बैठ जाइए। डबल रॉट। साहिल ने 5 साल के बच्चे जैसी जिद पकड़ ली। मना कर देती, फिर मैं जिद करता, मुझे खाना है खाना है। डिम्पल ने अपने अंदर की बिंदास लोकल लड़की को जगाते हुए एक वर्चुअल तमाचा रसीद किया। एक चांटा लगा देती, बोलती चुपचाप रह ले। डबल रॉट। साहिल स्क्रीन देखकर जोर से हंस पड़ा। कहाँ लोग पहली बार मिलने पर शर्माते हैं, रोते हैं, गले लगते हैं, और यहाँ डिम्पल ठेठ टपोरी स्टाइल में चांटा लगाने की बात कर रही थी। कभी कभी आपको ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपके नखरे ना उठाए, बल्कि आपको जमीन पर लाकर पटक दे। और जब वो आपको डांटते हैं तो गुस्सा नहीं आता, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है कि कोई तो है जो आप पर पूरा हक जताता है। डिम्पल, मुझे जिद्दी बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। डिम्पल ने क्लियर किया, फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ जोड़ा, वो मैं हूँ, वो बात अलग है। मतलब जिद करने का कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ डिम्पल के पास था। साहिल तो बस डिम्पल की जिद झेलने के लिए था। साहिल ने थोड़ी सी भड़ास निकालते हुए कहा, एक दिन तो जिद कर ही सकता था, वहीं बैठ के रोता। LOL। डिम्पल कहाँ पिघलने वाली थी और मैं देखती रहती। बातों ही बातों में पिछले दिनों इनके बीच हुई छोटी मोटी अनबन का जिक्र छिड़ गया। डिम्पल को अचानक याद आया कि उसके पास तो बदला लेने का गोल्डन चांस था जो आज मिस हो गया। अरे हाँ, मुझे याद आया, जितना लड़ाई किए थे ना मुझसे इतने दिनों में, उस सब का बदला ले सकती थी मैं। दे थप्पड़ मारती। डबल रॉट। साहिल ने आंखें बंद करके सीन इमेजिन किया। संबलपुर का कोई बीच बाजार है, गोले बाजार या खेतराजपुर जैसी भरी मार्केट। वो साहिल के सामने खड़ा है और डिम्पल उसको लाइन से थप्पड़ रसीद कर रही है। उसकी बेइज्जती को ध्यान में रखते हुए उसने डर के मारे टाइप किया, डबल रॉट, बच गया फिर तो, बीच बाजार में थप्पड़ मार देती तुम, फिर क्या सोचते मार्केट वाले। डिम्पल ने सीन का जो क्लाइमैक्स लिखा उसने साहिल को हिलाकर रख दिया। लोग सोचते लड़का छेड़ रहा है और मारो इसे, फिर सब मिलकर मारते। डबल रॉट। साहिल पेट पकड़कर हंस पड़ा, उसकी आंखों में पानी आ गया। क्या लड़की थी ये, रोते हुए को हंसाना कोई इससे सीखे। 1 घंटे पहले जो लड़का ट्रेन क्यों है आज सोचकर उदास था, वही लड़का बच गया वरना पिट जाता सोचकर शुक्र मना रहा था। रिश्तों की असलियत इस बात से तय होती है कि आप अपने दर्द को कितनी जल्दी हंसी में बदल सकते हैं। जिन 2 लोगों के पास रोने की वजह हो पर वो पब्लिक में पिटने के ख्याली किस्से पर हंस रहे हों, तो समझ लीजिए कि उनकी दोस्ती किसी भी फिजिकल दूरी से कहीं ज्यादा मजबूत है। साहिल ने टाइप किया, चलिए कोई ना। साहिल ने हंसते हुए हार मान ली, लेकिन इस हंसी मजाक के बीच वक्त अपना काम कर रहा था। घड़ी में 8:45 होने वाले थे। डिम्पल की क्लास का वक्त हो गया था और दूसरी तरफ विक्रम भैया नहा धोकर बेड पर बैठ चुके थे। चल साहिल, नहाने जा फटाफट, 9:30 बजे तक निकलना है स्टेशन के लिए। भैया की आवाज ने कमरे की उस इमेजिनरी कॉमेडी मूवी को एकदम से रोक दिया।
अब बारी थी उस सफ़र की जहां ट्रेन तो आगे बढ़ेगी, पर साहिल का दिल इस शहर में उसी बीच बाजार में छूटने वाला था। चैप्टर 11 10:40 की ट्रेन और अलविदा। ट्रेन का सफ़र भी बड़ा अजीब होता है। पहिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, पर दिल और दिमाग पीछे उसी शहर की सड़कों पर छूट रहा होता है। जब आप किसी ऐसे शहर से विदा लेते हैं जहां आपका कोई अपना मौजूद हो, तो ट्रेन की वो आखिरी सीटी भी जैसे किसी के रोने जैसी लगती है। फिजिकल डिस्टेंस तो घंटों में तय हो जाता है, पर दिलों का फासला नापने का आज तक कोई मीटर नहीं बना। सुबह के 10:20 हो चुके थे। डिम्पल की क्लास अभी अभी खत्म हुई थी। उसने बैग उठाया और बिना एक सेकंड गवाए कॉरिडोर में निकलकर साहिल को कॉल लगा दिया। रात भर क्लास और एग्जाम की प्रैक्टिकल बातें करने वाली लड़की इस वक्त पूरी तरह से बेचैन थी। कॉल उठते ही डिम्पल ने एक ही सांस में सारे सवाल दाग दिए। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब निकलना है? उसकी सांसें तेज चल रही थी। साहिल जो प्लेटफॉर्म पर विक्रम भैया के साथ खड़ा अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था, उसने एक भारी सांस ली और धीरे से बोला, बस अभी थोड़ी देर में निकलना है, प्लेटफॉर्म पर ही है। डिम्पल के अंदर का प्रैक्टिकल इंसान उस वक्त बिल्कुल सो चुका था। उसको बस किसी भी तरह एक झलक देखनी थी उस लड़के की जो पिछले 2 दिन से उसके शहर में था। मैं आ जाऊं? डिम्पल की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जिसे सुनकर साहिल का दिल बैठ गया। अब टाइम ही कहाँ है डिम्पल, साहिल ने उसको बड़ी नरमी से समझाया। अब स्टेशन आते आते शायद ट्रेन ही चल पड़े और बस देखते ही रह जाएंगे हम एक दूसरे को हाथ हिलाते हुए, फिर तो और बुरा लगेगा ना। कभी कभी किसी को आखिरी बार देखने की ख्वाहिश से ज्यादा उसको उस तरह दूर जाते हुए देखने का दुख बड़ा होता है। साहिल उस आखिरी मोमेंट की भागम भाग और उस ऑकवर्ड गुड बाय से डिम्पल को बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इन 2 दिनों की मेमोरी एक छूटती हुई ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर भरी आंखों के साथ खत्म हो। डिम्पल को भी समझ आ गया था कि साहिल सही कह रहा है, पर दिल है कि मानता नहीं। फोन लाइन पर अगले 2 मिनट तक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों लाइन पर थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बैकग्राउंड में रेलवे स्टेशन का शोर, चाय वालों की आवाज और अनाउंसमेंट्स हो रही थी, पर दोनों के दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, काश। काश एक दिन पहले बता दिया होता, काश क्लास न होती, काश भैया मान जाते। उन 2 मिनट की खामोशी में उन्होंने वो सब बातें कह दी थी जो शब्दों में बोलना शायद आसान नहीं था। ठीक है, साहिल ने आखिरी हिम्मत जुटाते हुए उस सन्नाटे को तोड़ा। रखते हैं, निकलना भी है अब। डिम्पल ने कहा और कॉल कट किया। ठीक 10:40 पर ट्रेन ने एक झटका लिया और चल पड़ी। विक्रम भैया सामने वाली सीट पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल चुके थे और आगे का काम ट्रेन से ही निपटाने की तैयारी कर रहे थे, पर साहिल विंडो सीट पर बैठा खिड़की के बाहर संबलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे पीछे छूटते हुए देख रहा था। करीब 10 मिनट बाद 10:51 पर साहिल ने अपना फोन निकाला। वो इन 2 दिनों का एंड उदासी और रोने धोने के साथ बिल्कुल नहीं चाहता था। उसको वापस डिम्पल के चेहरे पर वही सैसी और झल्ली वाली मुस्कान चाहिए थी। उसने डिम्पल को अपनी ट्रेन की लाइव अपडेट सेंड की कि वो निकल चुका है। फिर उस रात की डांट का रेफरेंस लेते हुए उसने एक टेक्स्ट टाइप किया, साहिल बाय बाय मुझे हार्पिक पिलाने वाली लड़की। क्लास से निकलकर हॉस्टल लौट रही डिम्पल की स्क्रीन पर जैसे ही ये मैसेज पॉपअप हुआ, उसकी ठहरी हुई उदासी अचानक टूट गई। टेक केयर, हाँ, हैप्पी एंड सेफ जर्नी, थैंक यू। पर डिम्पल आखिरी बात इतनी शांति से बोल दे, ऐसा कैसे हो सकता था? उसकी उंगलियों ने वापस अपना ओरिजिनल टॉम एंड जेरी वाला अवतार पकड़ा और साहिल के हार्पिक वाले मजाक पर एक सॉलिड पंच मारा। रूम जाके हार्पिक पी लीजिएगा, पैसे भेज देती हूँ, टेक केयर। ट्रेन की सीट पर बैठा साहिल अकेले ही जोर से हंस पड़ा। विक्रम भैया ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे एक सवालिया नजर से देखा तो साहिल ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। साहिल डिम्पल दोनों के बीच वापस वही प्यारी सी हंसी लौट आई थी, पर यह हंसी सिर्फ एक कवर थी उस फीलिंग्स के लिए जो अब पूरी तरह से बाहर आने वाली थी। एक ऐसी फीलिंग जो ना तो दोस्ती के दायरे में बांधी जा सकती थी और ना ही जिसे इग्नोर किया जा सकता था। चैप्टर 12 झुमका, एक अधूरी शर्त। दोस्ती और इश्क के बीच एक बफर जोन होता है। उस जोन में आप कभी आई लव यू नहीं बोलते, पर बातों बातों में ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका वजन किसी भी कसम वादे से कहीं ज्यादा होता है। रिश्तों की औकात इस बात से तय नहीं होती कि आपने एक दूसरे को कितने महंगे तोहफे दिए हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितने हक से किसी छोटी सी चीज की जिद कर सकते हैं। एक महंगी डायमंड रिंग शायद उतना हक ना जता पाए जितना दोस्ती में एक अधूरे झुमके की डिमांड जता देती है।
ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा और पहिए की छक छक आवाज के बीच साहिल का दिमाग एकदम शांत था। हार्पिक वाले मजाक के बाद छत पर थोड़ी देर की खामोशी छा गई थी, पर डिम्पल और खामोशी, ये दोनों चीजें एक दूसरे के आमने सामने ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती थी। उदासी को दूर भगाने का डिम्पल का अपना एक अलग ही तरीका था। उसने अचानक उस टॉपिक को छेड़ा जो पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग था। साहिल के फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। डिम्पल, मेरा झुमका। डिम्पल। साहिल स्क्रीन देखकर हंस पड़ा। विक्रम भैया सामने बैठे अभी भी अपनी एक्सेल शीट में उलझे हुए थे, इसलिए साहिल ने अपनी हंसी को होठों के बीच ही दबा लिया। साहिल जानता था कि डिम्पल को छेड़ने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उसने उस रात का जिक्र किया जब डिम्पल ने गुस्से में आकर उससे ठीक से बात नहीं की थी। साहिल, वो तो कैंसिल हो गया ना? वो उस रात जब आप गुस्सा हो गई थी और ज्यादा बोल रही थी। डिम्पल कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसके अंदर की बॉसी और सैसी लड़की तुरंत जग गई। एक तो बंदा बिना मिले वापस जा रहा है, ऊपर से प्रॉमिस झुमका कैंसिल कर रहा है, ऐसे कैसे? डिम्पल, मेरा झुमका मांग रही हूँ हाथ में। डिम्पल, वो ऐसे कैंसिल नहीं होता। डिम्पल, चुपचाप लेकर आइएगा जब आओगे। चुपचाप लेकर आइएगा, इन शब्दों में जो अथॉरिटी थी, जो हक था, वो साहिल के दिल को छू गया। ये किसी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड की फरमाइश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दोस्त की जिद थी जिसे पता था कि ये लड़का उसकी हर जिद पूरी करेगा। साहिल को इस ठेठ डांट में भी एक अजीब सा प्यार नजर आ रहा था। अब साहिल को लगा कि छेड़छाड़ को एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहिए, एक ऐसी लाइन जिसे पढ़कर शायद डिम्पल शर्मा जाए या फिर वापस उसको गालियां दे। उसने अपने डर को साइड रखा और एक बहुत ही स्मूथ, थोड़ा फ्लर्टी सा सवाल पूछा, पहनाना होगा कि देना होगा? मैसेज सेंट। साहिल की सांसें एक पल के लिए ठहर गई। उसने ये क्या भेज दिया? एक लड़की जिसे वो आज तक फिजिकल रूप से नहीं मिला, जिसको उसने अभी तक एक बार ठीक से देखा तक नहीं सामने से, उससे वो झुमका पहनाने की बात कर रहा है। ये सीधा सीधा एक बाउंड्री पुश करना था। उसको लगा डिम्पल बोलेगी हाथ तोड़ दूंगी, चुपचाप हाथ में दे देना। पर डिम्पल, जिसे समझना किसी थ्योरी के बस की बात नहीं थी, उसने मैसेज पढ़ते ही टाइप करना शुरू किया। ना कोई गुस्सा, ना कोई लंबी गाली, उसने बस बहुत ही कैजुअली पर एक छुपे हुए सरेंडर के साथ रिप्लाई किया, जो भी सही लगे। साहिल का दिमाग जैसे सुन हो गया। मतलब डिम्पल को उसके करीब आने से, उसके हाथों से झुमका पहनने से कोई एतराज नहीं था। एक टॉम बॉयिश गुस्से वाली लड़की जब अचानक से इतनी नरम पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपने उसके दिल का सबसे आखिरी दरवाजा भी खोल लिया है। अक्सर जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा सख्त दिखते हैं ना, उनका दिल सबसे ज्यादा नरम होता है। वो अपनी बाउंड्रीज इसीलिए इतनी कड़ी रखते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई उनका फायदा ना उठा ले। पर जब वो किसी पर भरोसा करते हैं तो अपनी सारी दीवारें खुद ही गिरा देते हैं। इस ग्रीन सिग्नल को देखकर साहिल के पेट में उड़ती हुई बटरफ्लाइज का तूफान और तेज हो गया था, पर उसे हार्ड टू गेट भी तो प्ले करना था। अपनी खुशी को छुपाते हुए और टॉम एंड जेरी वाले किरदार में वापस आते हुए उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ रिप्लाई किया, नहीं मैं क्यों दूं, वो तो कैंसिल। डिम्पल भी अब थक चुकी थी इस पागल लड़के के मजाक से। उसने ठंडी सांस लेते हुए बस इतना लिखा, ठीक है डिम्पल। साहिल भी हंस दिया। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी। साहिल अपनी सीट पर पीछे की तरफ टिका और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं ये कैंसिल हुआ झुमका कब खरीदा जाएगा और पता नहीं उसको पहनाने का वो खूबसूरत लम्हा कब आएगा। पर एक बात तो तय थी, इस अधूरी मुलाकात ने उन दोनों के बीच एक ऐसी उम्मीद और एक ऐसी शर्त रखती थी जिसे पूरा किए बिना इन दोनों की कहानी आगे नहीं बढ़ सकती थी। अगर सब कुछ आज ही मुकम्मल हो जाता तो कल किस चीज़ का इंतजार करते? अधूरी मुलाकात और एक बाकी रह गया झुमका। दरअसल यही वो कच्चे धागे थे जो साहिल और डिम्पल की दोस्ती को हमेशा के लिए जिंदा रखने वाले थे। चैप्टर 13 I'll miss you। कभी कभी 1 मिनट की शांति पूरी रात की बातों से ज्यादा भारी होती है। उस 1 मिनट में दिमाग अपनी प्रैक्टिकल बातों को साइड रख देता है और दिल वो टाइप कर देता है जिसे टाइप करने में इंसान हमेशा डरता है। हम 1000 मजाक कर ले, एक दूसरे की बेइज्जती कर ले, पर जब दूर जाने का वक्त आता है तो वो सारे मजाक एक अजीब से अकेलेपन में बदल जाते हैं। हार्पिक और पैसे भेजने वाली उस हिलेरियस बातचीत के बाद चैट स्क्रीन एकदम शांत हो गई थी। साहिल ट्रेन की विंडो से बाहर देख रहा था और डिम्पल शायद अपने हॉस्टल के कमरे में फ़ोन पकड़े बैठी थी। ये वो खामोशी थी जहां दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, पर शब्द खत्म हो गए थे। ठीक 1 मिनट बाद
10:55 AM। साहिल के फ़ोन की स्क्रीन पर एक नया पॉपअप आया। डिम्पल ने लिखा था, डिम्पल आई विल मिस यू। साहिल की सांसें एक सेकंड के लिए अटक गईं। डिम्पल जो इतनी प्रैक्टिकल लड़की थी, जो पब्लिक में पिटवाने की बात करती थी, जो रेंट पर घर होने का मजाक उड़ाती थी, उस लड़की ने अपनी सारी दीवारें गिराकर एक ऐसी लाइन लिख दी थी जिसकी कीमत साहिल के लिए किसी भी आई लव यू से 1000 गुना ज्यादा थी। कुछ रिश्तों में आई लव यू की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ एक छोटी सी फिक्र, एक ध्यान रखना या एक आई विल मिस यू ही सब कुछ बयान कर देता है। आई विल मिस यू कहना डिम्पल के लिए ये मानने जैसा था कि हाँ, तुम्हारे ना मिल पाने का फर्क मुझे भी उतना ही पड़ा है जितना तुम्हें। वो लड़की जो हमेशा अपने इमोशंस को एक सख्त हॉल में छुपाकर रखती थी, उसने आज अपने दिल का सबसे नरम हिस्सा साहिल के सामने खोल कर रख दिया था। साहिल के पास इस बात का कोई शब्दों वाला जवाब नहीं था। अगर वो लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखता तो शायद उस पल की खूबसूरती खराब हो जाती। उसने बस एक सिंपल, बिना आवाज का एक गहरा एहसास भेज दिया, साहिल हग। उस हग वाले इमोजी में पिछले 24 घंटों का सारा डर, सारा सुकून, सारी माफी और पूरा हक छिपा था। ये हग उस इनकम्प्लीट मुलाकात के दुख को मिटाने का एक छोटा सा सहारा था। डिम्पल स्माइल। डिम्पल ने मुस्कुराते हुए इस कॉन्वर्सेशन को एक खूबसूरत मोड़ पर रोक दिया। इस स्माइल का मतलब था कि अब कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, बस एक ऐसी उम्मीद है जो आगे आने वाले वक्त के लिए बचाकर रखी गई है। ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। खेत, पेड़ और नदियां पीछे छूट रही थी। विक्रम भैया अभी भी अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहे थे, बेखबर इस बात से कि उनके ठीक सामने बैठे लड़के ने अभी अभी जिंदगी का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा जीता है। साहिल अब शहर से दूर जा रहा था, पर वो जानता था कि उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए इस शहर में एक हार्पिक पिलाने वाली लड़की के पास छूट गया है। चैप्टर 14 वी विल मीट सून। जिंदगी और रिश्तों में सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं होता जब सब कुछ पूरा हो जाता है। असल खूबसूरती तो उस अधूरेपन में होती है जो आपको अगली बार मिलने का बहाना देता है। अगर सब कुछ आज ही मुकम्मल हो गया तो कल किस चीज़ का इंतज़ार करोगे? अधूरी चाय, मिलने का कैंसिल हुआ प्लान और एक बाकी रह गया झुमका, ये सब अधूरे ज़रूर थे, पर दरअसल यही वो धागे थे जो साहिल और डिम्पल की दोस्ती को हमेशा के लिए जिंदा रखने वाले थे। ट्रेन अपने रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। साहिल ने फ़ोन लॉक किया और अपनी जेब में रख लिया, पर उसके दिमाग में अभी भी डिम्पल का वो एक छोटा सा मैसेज लूप पर चल रहा था, जो भी सही लगे। डिम्पल जैसी लड़कियां जिंदगी में जल्दी नहीं मिलती। वो लड़की जो हार्पिक पिलाने की धमकी देती थी, जो दोस्ती में बीच बाजार में पिटवाने जैसी बिंदास बातें करती थी, उसने अचानक अपना सबसे सॉफ्ट, सबसे वल्नरेबल हिस्सा साहिल के सामने रख दिया था। अक्सर जो लोग बाहर से सबसे ज़्यादा सख्त दिखते हैं ना, उनका दिन सबसे ज़्यादा नरम होता है। वो अपनी बाउंड्रीज इसलिए इतनी कड़ी रखते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई उनका फ़ायदा ना उठा ले। पर जब वो किसी पर भरोसा करते हैं तो अपनी सारी दीवारें खुद ही गिरा देते हैं। जो भी सही लगे। इस आम सी दिखने वाली लाइन का वजन बहुत भारी था। ये किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वादा नहीं था, पर इसमें जो सरेंडर था वो किसी रोमांस से कम नहीं था। डिम्पल ने इनडायरेक्टली साहिल को बता दिया था कि अगर वो उसके करीब आकर उसे अपने हाथों से वो झुमका पहनाएगा तो उसके कदम पीछे नहीं हटेंगे। सामने बैठे विक्रम भैया, जो कब से लैपटॉप की स्क्रीन में घुसे थे, उन्होंने अचानक चश्मे के ऊपर से साहिल को देखा। क्या हुआ बे, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा है? किसी क्लाइंट का रुका हुआ पेमेंट आ गया क्या? भैया ने अपने वही प्रैक्टिकल अंदाज में पूछा। साहिल थोड़ा सा सकपकाया, फिर उसने खिड़की के बाहर देखते हुए एक गहरी सुकून भरी सांस ली और धीरे से बोला, नहीं भैया, बस एक बहुत महंगा उधार चुकाने का सोच रहा हूँ। भैया ने मुंह बनाया, उधार? किससे पैसे ले लिए तूने? और वापस अपनी एक्सेल शीट में लग गए। उन्हें क्या पता था कि ये उधार पैसों का नहीं बल्कि एक झुमके का था। साहिल को अब इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था कि वो सुबह डिम्पल से मिल नहीं पाया, बल्कि वो खुश था। सोचो अगर वो आज सुबह जल्दबाजी में मिल भी लेता तो क्या होता? एक ऑकवर्ड सी हाय, जल्दी जल्दी में एक कप चाय और ट्रेन पकड़ने की भागम भाग। उस जल्दी में न वो ठीक से मिल पाते और न ही कभी उस झुमके वाली शर्त की नौबत आती। किस्मत ने जो किया बिल्कुल सही किया। जिंदगी में इंतजार की अपनी एक अलग आंच होती है। हम जिस डिजिटल दौर में जीते हैं वहाँ सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है।
इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट मुलाकातें। पर सच कहूँ तो जो चीज़ तुरंत मिल जाए उसमें वो ठहराव कहाँ। अधूरी मुलाकातें और बचे हुए वादे किसी रिश्ते को उस मुकाम पर ले जाते हैं जहाँ कब मिलेंगे का डर नहीं होता, बल्कि जब मिलेंगे तब क्या होगा का सुकून होता है। सुबह के 11:30 बज चुके थे। डिम्पल अपनी क्लास की आखिरी बेंच पर बैठी थी। प्रोफेसर बोर्ड पर कुछ इक्वेशन समझा रहे थे, पर डिम्पल का दिमाग बोर्ड पर नहीं, पिछले 10 घंटे के फ्लैशबैक में घूम रहा था। उसने अपना पेन टेबल पर घुमाते हुए धीरे से फोन की स्क्रीन ऑन की। साहिल का लास्ट सीन 1 घंटे पहले का था। डिम्पल के होठों पर एक ठहरी हुई मुस्कान आ गई। वो लड़का जो रात भर नींद से लड़ा, जो भैया की डांट सुनकर भी मिलने का जुगाड़ लगाता रहा और जो आखिरी वक्त में हार्पिक का मजाक करके चला गया, वो अब सच में दूर जा रहा था। पर क्या सच में दूर जा रहा था? डिम्पल को पता था कि कल तक जो साहिल सिर्फ एक ऑनलाइन दोस्त था, आज वो उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था जिस पर उसका पूरा हक था। उस लड़के ने बिना मिले ही डिम्पल का वो भरोसा जीत लिया था जो लोग सालों साथ रहकर नहीं जीत पाते। उधर ट्रेन अब एक नए शहर के आउटर सिग्नल पर खड़ी थी। साहिल ईयरफोन लगाए खिड़की से बाहर आते जाते लोगों को देख रहा था। खुदा ने इस बार उन्हें इसलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि उनकी पहली मुलाकात ऐसी भागम भाग वाली नहीं होनी चाहिए थी। डिम्पल ने रात को क्या कहा था? सिर्फ मेरे लिए आइएगा, कोई काम या किसी के साथ किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। साहिल ने खुद से एक वादा किया, अगली बार जब वो इस शहर आएगा तो उसके पास कोई वापसी की टिकट नहीं होगी। उस दिन न विक्रम भैया होंगे, न उनकी एक्सेल शीट और न ही क्लास मिस करने का डर। उस दिन सिर्फ वो दोनों होंगे। जब साहिल अगली बार इस शहर में कदम रखेगा तो वो किसी भैया के बिजनेस ट्रिप का असिस्टेंट बनकर नहीं जाएगा, वो अकेले जाएगा और उसकी जेब में एक छोटा सा बॉक्स होगा। वो बॉक्स जिसके अंदर रखा झुमका डिम्पल के कानों का इंतजार कर रहा होगा। उस दिन वो झुमका डिम्पल के हाथ में रखा नहीं जाएगा। उस दिन वो झुमका अपने हाथों से पूरे हक से डिम्पल को पहनाया जाएगा। और इस बार न कोई गालियां पड़ेंगी, न पब्लिक से पिटवाने की धमकी मिलेगी। बस एक शांत सी नज़र होगी जो दोस्ती से थोड़ी आगे और दिखावे से बहुत दूर होगी। रिश्ते का कोई नाम हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। एक शहर में छूटी हुई लड़की और दूसरे शहर की तरफ बढ़ती हुई ट्रेन के बीच एक खूबसूरत सी उम्मीद का नाम था, वी विल मीट सून। चैप्टर 15 बाय बाय संबलपुर। जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानियाँ वो नहीं होती जहाँ आखिर सब में मिल जाते हैं और स्क्रीन पर हैप्पीली एवर आफ्टर लिखा आ जाता है। असली जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ वो होती हैं जो एक ठहरे हुए अधूरेपन पर रुकती हैं ताकि अगली मुलाकात का बहाना जिंदा रहे। कुछ दोस्ती के रिश्तों को किसी मंजिल की, किसी ऑफिशियल टैग की ज़रूरत नहीं होती। उनका चलते रहना ही उनकी सबसे बड़ी मंजिल होता है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा साहिल के चेहरे से टकरा रही थी, पर उसके दिमाग में अभी भी पिछले 24 घंटों की रील चल रही थी। संबलपुर के खेत, नदियाँ और छोटी छोटी स्टेशन तेजी से पीछे छूट रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वक्त छूट गया था। साहिल ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर अभी भी डिम्पल का वो आखिरी मैसेज था, जो भी सही लगे, और उससे ठीक ऊपर वाली लाइन, आई मिस यू। साहिल के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें दुख नहीं, एक अजीब सा सुकून था। उसको समझ आ गया था कि कल रात मिलने का प्लान कैंसिल होना कोई बुरी किस्मत नहीं, बल्कि किस्मत का एक बहुत ही स्मार्टली लिखा गया स्क्रीन प्ले था। सोची, अगर वो आज सुबह भागम भाग में मिल लेते तो क्या होता। हॉस्टल के बाहर एक 10 मिनट की ऑकवर्ड से मुलाकात होती। दोनों ठीक से एक दूसरे का हालचाल भी नहीं पूछ पाते। डिम्पल को अपनी क्लास की टेंशन होती, साहिल को अपनी ट्रेन छूटने का डर और विक्रम भैया की डांट का खौफ होता। उस जल्दबाजी में ना तो समलेश्वरी मंदिर का भोग खाया जाता और ना ही उस झुमके का वो वादा इतना गहरा बन पाता। जिंदगी में इंस्टेंट नूडल्स की तरह मिलने वाली चीज़ों का स्वाद जल्दी खत्म हो जाता है, पर जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार करते हैं उसकी कीमत वक्त के साथ और बढ़ जाती है। सामने बैठे विक्रम भैया ने अपना लैपटॉप बंद किया और चश्मा उतारते हुए साहिल को देखा। बड़ा शांत बैठा है सुबह से, ठीक तो है? भैया ने अपने टिपिकल बड़े भाई वाले टोन में पूछा। साहिल ने फ़ोन लॉक करके जेब में रखा और धीरे से बोला, हाँ भैया, बस नींद पूरी कर रहा हूँ, कल रात ढंग से सोया नहीं था ना। हाँ, तो और चला ले फ़ोन आधी रात तक, पता नहीं किससे इतनी बातें करते रहते हो तुम लोग आजकल। भैया बड़बड़ाते हुए वापस अपनी सीट पर लेट गए। साहिल बस मुस्कुरा दिया। भैया को क्या पता कि उन बातों ने किसी के टूटे हुए पास्ट का इलाज कर दिया था
उन्हें क्या पता कि 9 मिस्ड कॉल्स एक डिलीवरी वाले के थे और 60 रुपीस का कैंसलेशन चार्ज एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट था उस दोस्ती पर, जिसकी रिटर्न वैल्यू का कोई हिसाब नहीं। दोस्ती का सबसे पुराना नियम है हिसाब बराबर रखना, पर कुछ दोस्तियां तब अमर हो जाती हैं जब हिसाब अधूरा छूट जाए। वो किटकैट का ज़ाया होना, टिकट कैंसिलेशन का पैसा, वो अधूरा मंदिर का दर्शन और सबसे ज़रूरी वो एक झुमका जो अपनी जगह ढूंढ रहा है, ये सब वो उधार हैं जो उन्हें फिर एक दूसरे के सामने लाएगा। साहिल ने आंखें बंद की। उसने डिम्पल की आखिरी जिद को अपने दिमाग में दोबारा सुना। कभी मेरे लिए आइएगा, सिर्फ मेरे लिए। ये एक शर्त थी और एक वादा भी। अगली बार जब साहिल संबलपुर आएगा तो उसके पास कोई रिटर्न टिकट की जल्दी नहीं होगी। अगली बार उसकी सीट के सामने विक्रम भैया की एक्सेल शीट नहीं होगी। उस दिन सिर्फ उन दोनों का दिन होगा। उस दिन ना कोई हारपिक पिलाने की बात करेगा और ना ही कोई पब्लिक में पिटवाने का डर दिखाएगा। उस दिन वो बस उस 2 किलोमीटर की दूरी को पूरी तरह से मिटा देंगे। और जब बातें खत्म हो जाएंगी तब साहिल अपनी जेब से वो छोटा सा बॉक्स निकालेगा। वो झुमका डिम्पल के हाथों में रखा नहीं जाएगा, वो झुमका उसे पहनाया जाएगा पूरे हक के साथ, बिना किसी नाम के, बिना किसी टैग के, बस एक सच्ची गहरी दोस्ती के नाम पर। ट्रेन ने एक और हॉर्न बजाया और आगे बढ़ गई। साहिल ने बंद आंखों के साथ उस शहर को और वहां रहने वाली उस पागल सी जिद्दी सी लड़की को आखिरी सलाम किया। बाय बाय संबलपुर, बाय बाय डिम्पल। दी एंड। और इस तरह वो ट्रेन संबलपुर स्टेशन से आगे निकल गई। पर साहिल और डिम्पल की कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई और बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आकर ठहर गई। आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना, उसके लिए शुक्रिया। पता है, हमारी जिंदगी में भी ना एक 2 किलोमीटर की दूरी वाला रिश्ता जरूर होता है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ हम रोमांटिक डेट्स पर तो नहीं जाते, जिसे हम गुलाब नहीं देते, पर जब दिल सबसे ज्यादा भारी होता है ना, तो दिमाग में सबसे पहले उसी का नाम आता है। वो दोस्त जो आपकी झूठी हंसी के पीछे का दुख पकड़ लेता है। वो दोस्त जो आपके कैंसिल हुए प्लान पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि आपसे टिकट कैंसिलेशन के 60 रुपए मांगकर आपको हंसा देता है। अगर इस कहानी को सुनते हुए आपके दिमाग में भी किसी ऐसे शख्स का चेहरा आया है जिससे आपने कई दिनों से ठीक से बात नहीं की है, या जिसे आपने कभी बताया नहीं है कि वो आपके लिए कितना जरूरी है, तो शायद अब वक्त आ गया है। उसको एक मैसेज कीजिए, कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं, बस एक छोटा सा टेक्स्ट। शायद यही ऑडियो बुक उसे फॉरवर्ड कर दीजिए और लिखिए, आई मिस्ड यू। जिंदगी में अधूरे प्लान्स और बाकी रह गए झुमके बहुत जरूरी होते हैं। ये उम्मीद जिंदा रखते हैं कि हम फिर मिलेंगे। अपने उन बेनाम रिश्तों को संभाल कर रखिए, खुश रहिए, सुकून में रहिए, और हाँ, दोस्ती में जिद करना मत छोड़िएगा, क्योंकि प्यार से जताया गया हक रिश्तों को हमेशा जिंदा रखता है। आगे भी ऐसी ही रियल और दिल को छूने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। हम मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा।